हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सीएलआईएस कोर्स का पेपर बीएलआई 001 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 को, जिसका टाइटल होगा फंक्शनल यूनिट्स एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए हमें उस बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ता है। वो डिविजन कैसे होता है, वो डिविजन किन प्रिंसिपल्स पे एस्पेक्ट्स पे होता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद वो ऑपरेशन कैसे करते हैं, या बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे लाइब्रेरी साइंस में उस लाइब्रेरी किसी भी बड़ी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको फंक्शनल डिविजन्स करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स या फिर कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हिंदी में देखिए कार्यात्मक इकाई और परिचालन पहलू के नाम से ये टाइटल हमारे पास अवेलेबल है। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या सिलेबस है हमारा इस यूनिट का। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड एन ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी संस्था में हमें कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट्स को बनाना है, कैसे उसको क्रिएट करना है, उसके बारे में देखेंगे। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फंक्शनल एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, उन फंक्शनल एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बारे में समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डिवीजन और एक्टिविटीज को, ठीक है। जो भी डिवीजन होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हैं फंक्शनल यूनिट्स को, वो समझेंगे। और लास्ट में देखेंगे इस यूनिट का प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। किन किन सिद्धांतों पे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे आधारित होते हैं वो डिविजन्स, ठीक है, जिनको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के फंक्शनल यूनिट्स, मैंने आपको बताया बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस पूरी बड़ी लाइब्रेरी को छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड किया है। जिसमें पहले देखेंगे कलेक्शन बिल्डिंग का जो डिवीजन होता है वो देखेंगे, टेक्निकल प्रोसेसिंग देखेंगे, स्टॉक मेंटेनेंस देखेंगे, रीडर सर्विसेज देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट। फाइनल टॉपिक हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। किसी भी संस्था में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था, वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, या उस चार्ट की मदद से हम लोग क्या क्या चीजें डिराइव कर पाते हैं, उसके बारे में अपने इस टॉपिक में चीजें कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट रहेगा, या इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहली यूनिट। पहला टॉपिक हमारे पास है क्रिएटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। अब एक बार आप थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। आई होप कि चीजें आपको विजुअल हो रही होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये चीज ठीक से विजुअल ना हो रहा हो, ये क्या लिखा है, मैंने थोड़ा सा जो पिक्चर ली है वो थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन अच्छी पिक्चर थी इसलिए मैंने इसी को यूज किया है, इसको समझाने के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास ये विजुअल क्लियर ना हो रहा हो, पीपीटीज इसकी अवेलेबल है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही आपकी पीपीटी आपके एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी है। एक बार प्लीज आप उनको देख लेंगे तो चीजें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होंगी। अब देखिए, मैं एक बार समझाना चाहता हूं इस वीडियो से पहले या इस टॉपिक से पहले एक चीज आप ये समझ लीजिए, ये है आपका हायरार्की, ठीक है। जब भी आप ट्रायंगल, मैं कभी भी, आप चाहे बीएलआईएस कर रहे हो, सीएलआईएस कर रहे हो, किसी भी तरह के वीडियोस पढ़ रहे हो, अगर मैंने कभी ट्रायंगल बनाया है तो इसका मतलब है कि आप वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्की में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करने का, जिसपे टॉप लेवल पे कौन बैठता है, सीईओ या एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। ये टॉप लेवल बैठेगा और ये कोई एक ही बंदा हो सकता है, ठीक है। जैसे इस समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, आपने देखा होगा कि इस समय इस कंपनी के सीईओ ये हैं, मतलब वो एक ही बंदा है, सिंगल यूनिट है, यानी सिंगल पर्सन है, तो वो सीईओ होगा, ठीक है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, उसके नीचे फिर बहुत सारे छोटे छोटे, देखिए अब ये सीईओ बन गए, उसके बाद नीचे ऑपरेशनल डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ठीक है, अकाउंटिंग फाइनेंस डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। तो अब इसके नीचे काम करने वाले 3-4 लोग और होंगे जो डायरेक्टर की पोस्ट पे होंगे, सीईओ से थोड़ा सा नीचे। सीईओ एक व्यक्ति होगा, डायरेक्टर हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, डिपेंड कर सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो फंक्शनल यूनिट जिसके बारे में हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कितनी बड़ी है, ठीक है। ज्यादा बड़ी होगी तो हो सकता है 5-6 हो जाए, अगर छोटी होगी तो हो सकता है 2 हो जाए। अब इनके नीचे, ठीक है, इसी के नीचे फिर और छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स या फिर स्ट्रक्चर्स डिवाइड होंगे जो उनके काम करेंगे। जैसे देखिए, इस ऑपरेशनल डायरेक्टर के अंदर फिर 2 लोग आ जाएंगे, मार्केटिंग डायरेक्टर के अंदर फिर 2 डिवीजन, इसके अंदर फिर 2 डिवीजन, और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी फिर यहां पे सिर्फ 1 है। अब मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता तो हो सकता है 3-3 हो सकते, 4 हो जाते, 5 हो जाते। ऑर्गेनाइजेशन और छोटा होता तो 1-1 हो जाते, ठीक है, इस तरह से। तो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे क्वालिटी का जनरल मैनेजर, यहाँ पे देखिए डायरेक्टर के नीचे फिर जीएम है, जनरल मैनेजर। अब यहाँ पे ये डायरेक्टर्स थे, इनके नीचे जनरल मैनेजर आ जाएंगे, ठीक है, जीएम। अब वो जनरल मैनेजर अलग अलग ऑपरेशंस जो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में, उसके हिसाब से डिवाइड है। जैसे यहाँ पे सेल्स का जीएम हो गया, यहाँ पे सीआरएम का जीएम हो गया, ठीक है, ये डायरेक्टिंग के लिए। अकाउंट्स में अकाउंट्स का जनरल मैनेजर, और यहाँ पे फाइनेंस का जनरल मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर के नीचे जनरल मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये काम करेंगे। अब इस जनरल मैनेजर के नीचे फिर से 2 लोग आ जाएंगे, ठीक है, या 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिपेंड कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन कितने बड़े हैं, ठीक है। जैसे जनरल मैनेजर नीचे फिर चीफ प्लांट मैनेजर, चीफ क्वालिटी मैनेजर, इसके नीचे फिर चीफ सेल्स मैनेजर, चीफ मैनेजर सीआरएम हो जाएंगे, अकाउंटेंट का चीफ हो जाएगा मैनेजर का,
ठीक है, चीफ फाइनेंस मैनेजर आ जाएगा, चीफ एचआर मैनेजर आ जाएगा, फिर इनके नीचे जो वर्कर्स आते हैं वो उनकी लॉबी आ जाएगी। इसका मतलब है जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह के स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया गया है और टॉप लेवल पे बैठा हुआ इंसान या जो पर्सन है वो सबसे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप लेवल पे है, वो ज्यादातर डिसीजन मेकिंग का काम वो करेगा, या फिर उसके नीचे जो सेकंड पोजीशन है जनरल मैनेजर की या मैनेजर की, ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, किसी भी तरह के डिसीजन लेने का काम करते हैं, वो सारा इन्हीं टॉप हायरार्की के लोगों के साथ किया जाता है। उस द्वारा, इनके द्वारा लिए गए डिसीजंस, ठीक है, मान लीजिए जनरल मैनेजर के द्वारा लिया गया डिसीजन, डायरेक्टर के द्वारा लिया गया डिसीजन, चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया गया जो डिसीजन होता है, वो नीचे के बैठे हायरार्की पे नीचे वाले जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो उन पॉलिसी मेकिंग को, जो पॉलिसी बना दी इन लोगों ने, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो उनका जो काम होता है वो होता है पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन का। यहां के जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स हैं उनका काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाना, और जो नीचे के वर्कर्स हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट है या फिर उनके नीचे वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनका काम होता है उन पॉलिसी, बनाई गई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना, सो दैट की ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये क्या था, ये हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत जाइंट लेवल पे काम करता है। अभी हम लोग इसी चीज को लाइब्रेरी के सेंस में देखेंगे कि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे काम है। उसमें एक्विजिशन का काम है, बुक्स को एक्वायर करना, कौन सी बुक आएगी, कैसी आएगी, क्या प्राइस पे आएगी, ये एक काम होता है कि कैटलॉग करना, उसको क्लासीफाई करना, पहले उसकी जो भी बुक्स आ चुकी हैं, जो एक्वायर हो चुकी हैं, उनको क्लासीफाई करना, फिर उनका एक काम होगा उनके कैटलॉग बनाना, फिर एक काम होगा उनको शेल्फ करना, फिर एक काम होगा उनको सर्कुलेट करना, कौन सा स्टूडेंट्स कौन सी बुक कब ले जा रहा है, कब रिटर्न कर रहा है, उसके बारे में देखना। बुक्स फट रही है तो एक मेंटेनेंस सेक्शन अलग होगा, एक स्टॉक वेरिफिकेशन का अलग से काम होगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक लाइब्रेरी में बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अब एक ही लाइब्रेरी में एक ही व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर पाएगा, तो हमने क्या किया, उस लाइब्रेरी को अलग अलग स्ट्रक्चरल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूं, ये तो एक कंपनी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरह से हम लोग लाइब्रेरी के स्ट्रक्चरल यूनिट को डिवाइड कर सकते हैं। टॉप लेवल बैठेगा चीफ लाइब्रेरियन, ठीक है, उसके नीचे बैठेगा लाइब्रेरियन, उसके नीचे डिप्टी लाइब्रेरियन हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कितनी बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो एक चीफ लाइब्रेरियन होगा, उसके नीचे 4 डिप्टी लाइब्रेरियन काम कर रहे होंगे, उनके नीचे अलग से लाइब्रेरियन काम कर रहे होंगे, नीचे फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट होंगे, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स होंगे, ठीक है, वर्कर्स होंगे। इस तरह से हमारी कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी लाइब्रेरी काम करती है। ये कहलाता है हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाना, क्रिएट करना। ठीक है, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी यहाँ तो मैंने एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लाइब्रेरी में किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज करके या क्रिएट करके दी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वीडियो आपको थोड़ा सा ये जो आपको पीपीटी थी, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये समझाने के लिए है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे उनके काम के हिसाब से, ठीक है, वर्क के हिसाब से, या फिर जिस तरह का स्पेशलाइजेशन उस डिपार्टमेंट को चाहिए, उस वर्कर को चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं या फिर स्ट्रक्चर यूनिट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, एक लाइब्रेरी है हमारी इंडिया की, नेशनल लाइब्रेरी। मैंने यूनिट नंबर 2 के बारे में इसमें बात की थी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। अब हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है इंडिया की, हो सकता है सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो। तो उस लाइब्रेरी में कैसे सारे काम हो रहे हैं, एक व्यक्ति तो काम नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका प्रोफेशनल डिवीजन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता इंडिया। अब इस लाइब्रेरी का, यानी नेशनल लाइब्रेरी का प्रोफेशनल डिवीजन क्या है, ठीक है, यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाई गई हैं उसके बारे में ये जो आपको चार्ट मिलेगा ना, ये मैंने नहीं क्रिएट किया, ये आपको वेबसाइट पे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वहां पे बना हुआ है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह के डिवीजन किए गए हैं। ये स्ट्रक्चरल डिवीजन आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से डिवाइडेड है। इसमें देखिए, एक यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक्विजिशन का, ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा बिब्लियोग्राफी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे मिल जाएगा रीडर सर्विसेज, ठीक, चौथे नंबर पे मिल जाएगा सीरियल एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग, पांचवें नंबर पे मिल जाएगा स्टॉक डिवीजन, छठे नंबर पे मिल जाएगा मैप एंड प्रिंट डिवीजन, सातवें नंबर मिल जाएगा रेयर बुक डिवीजन, आठवें नंबर मिल जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन, 9वें नंबर मिल जाएगा कंजर्वेशन, 10वें नंबर मिल जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस डिवीजन एंड स्ट्रक्चर, 11वें नंबर पे मिल जाएगा आपको फॉरेन लैंग्वेजेस का, और 12वें नंबर मिल जाएगा आपको कंप्यूटर सेंटर। अब आप समझिए,
एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत बड़ी, और बहुत सारे काम है, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है इस लाइब्रेरी को। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें जो सबसे फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फोन यूजर हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।